नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और यहां पर हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइनोलॉजी की। और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस लेक्चर में रिवाइज करूंगा, ब्रीफ आपको बताऊंगा क्या क्या हमने डिस्कस किया था, और एक लास्ट ग्लैंड के साथ में हम इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। द टॉपिक इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। मैं फिर से बताना चाहता हूं केमिकल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में किसका कोऑर्डिनेशन आपको रखना है। ह्यूमंस की जब बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन है वो है डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हमारे ऑर्गन्स के बीच में, हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स के बीच में जो भी कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनकी फंक्शनिंग का रेगुलेशन है, उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। These chemicals are called hormones, and hormones released by endocrine glands. These hormones released by endocrine glands. These glands are made up of glandular tissues. तो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज से इनका फॉर्मेशन हुआ है, और ये ग्लैंड्स का जब फॉर्मेशन हो चुका है तो इसके बाद में अब ये हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। हार्मोन्स कुछ केमिकल्स को कह रहे हैं और इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। जब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकी, जब हम बात करेंगे हार्मोन्स की, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, these hormones are target specific. These secrete in very minute amount. ये बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर, बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर रिलीज होते हैं, बहुत कम इनका अमाउंट होता है। बट दीज हार्मोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनका फंक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली अपना फंक्शन करते हैं, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा कि आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हो। तो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट तो है बॉडी के अंदर, और हार्मोन्स आर नियरली यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होते हैं एक तरह से, हार्मोन्स आर यूनिवर्सल। ये एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन कर रहा है वो दूसरे एनिमल की बॉडी में भी सेम फंक्शन करेगा। एक स्पीसीज के मेंबर और डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर में भी इनका फंक्शन सेम होता है। ये टारगेट स्पेसिफिक होता है। टारगेट स्पेसिफिक का मतलब ये जहां पहुंचने होते हैं वहीं पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते कैसे हैं? थ्रू ब्लड। ये रिलीज होते हैं, रिलीज इनटू द ब्लड। ये ब्लड में रिलीज होते हैं विदाउट एनी डक्ट, बिना किसी डक्ट के। तो हार्मोन्स का फॉर्मेशन ग्लैंड्स में हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज कर रही है जो बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर है। ये हार्मोन्स केमिकल्स हैं, स्पेसिफिक नेचर होता है, स्टेरॉइडल हो सकते हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, पेप्टाइडल हो सकते हैं, कुछ भी इनका नेचर हो सकता है, और ये रिलीज हो रहे हैं सीधा आपके ब्लड के अंदर विदाउट एनी डक्ट। ये किसी ओपन कैविटी में, किसी ऑर्गन के अंदर रिलीज नहीं हो रहे हैं, ये सीधा ही ब्लड में रिलीज होता है, और ब्लड के साथ ही अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं। जो भी इनका टारगेट ऑर्गन है, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होगा वही पहुंचेंगे ब्लड में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर लेंगे, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर लेंगे ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में। बट ये बाइंड वही होंगे जहां इनके रिसेप्टर्स होंगे, और रिसेप्टर्स जिस ऑर्गन पर इनको पहुंचना है वहीं इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं, सेल में एंटर करते हैं। सेल के अंदर एंटर करने के बाद में कुछ चेंजेस करते हैं सेल के अंदर, डीएनए से आरएनए, प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन तो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस ये करेंगे। रेप्लिकेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। तो यहां पर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन का, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा,
तो ये सारे काम प्रोटीन्स एंजाइम बनाते हैं, ये प्रोटीन सेलुलर प्रोटीन्स कहलाते हैं, इनको सेलुलर प्रोटीन्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी प्रोटीन बनाते हैं, सिर्फ प्लांट नहीं बनाते, बट एक्चुअल में कंडीशन क्या है, प्लांट्स जो प्रोटीन बना रहे हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन वो नाइट्रोजन से कर रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं और उनसे अमाइनो एसिड देन प्रोटीन। हम जो प्रोटीन बना रहे हैं वो अमाइनो एसिड से बना रहे हैं और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में प्रीवियसली प्रेजेंट है। तो डिफरेंट तो है हमारे अंदर और प्लांट के अंदर। हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, बट प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्लैंड्स से। हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, एक बार मैं लास्ट में फिर से आपको बताऊंगा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब के बारे में। तो यहाँ पर एक टॉपिक जो हमारा रह गया था, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज डिजीज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ some hormones which are released from adrenal gland। तो एड्रिनल ग्लैंड हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया था। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये हार्मोन्स का अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है या हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो उसके कारण बॉडी में क्या चेंजेस, मैंने आपको पहले भी बताया और पहले भी आपको कहा है कि हमारी बॉडी के अंदर आप जो भी हार्मोन्स या ग्लैंड्स डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपका बाकी का 50% ही समझना है। 50% आपने समझ लिया है, एक पार्ट समझ लिया है, तो बाकी का जो चीज में याद रखने वाली वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसीलिए रटेंगे तो पूरा ही रटना पड़ेगा, लेकिन समझेंगे तो काफी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर आपको हार्मोन्स के फंक्शनिंग पता है, जैसे हमने बात की थी एड्रिनल, मैं इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं एड्रिनल ग्लैंड को ब्रीफ के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था एड्रिनल ग्लैंड also known as suprarenal gland, and adrenal gland situated just above the kidney or we can say at the top of the kidney। तो किडनी के टॉप पर प्रेजेंट है, उसके बिल्कुल ऊपर, उसके टॉप रीजन पर ये सिचुएटेड रहती है। और कुछ मैंने आपको बताया था इस समोसे के जैसी कुछ दिखती है। इसके दो पार्ट, आप टीएस या एलएस का कुछ कट करते हैं तो आपको ये दो पार्ट इसके दिखाई देंगे। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला पार्ट इसको दिखाई देता है आपको। जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स के 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिकुलरिस। These 3 regions release 3 different kinds of hormones: mineralocorticoids, glucocorticoids and sex hormones respectively। तो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट है वहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज हो रहा है, जोना fasciculata से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहा है और जोना रेटिकुलरिस पार्ट से सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट रीजन्स हैं इसके, और ये 3 डिफरेंट रीजन्स से 3 डिफरेंट हार्मोन्स का भी रिलीज होता है। तो मैं नाम लिख देता हूं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिकुलरिस। ये 3 डिफरेंट रीजन्स है और इनसे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। तो यहां पर ये 3 डिफरेंट रीजन्स और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स आपके सामने हैं। ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आपको याद होना जरूरी है, और अगर आपको ये याद होगा तो ही आपको डिजीज समझ में आएगी, क्योंकि बिना हार्मोन्स के फंक्शनिंग के आप डिजीज समझना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज मेडुला रीजन। मेडुला से रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स, इसमें फिर फर्दर रीजंस नहीं है, ये मेडुला रीजन एक ही है और इसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन।
तो यहाँ पर दो टाइप के हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन रिलीज हो रहे हैं। तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी जरूरी है। चलते हैं अब इनके हाइपोसिक्रीशन पर। सबसे पहला है एडिसन्स डिजीज। देखिए आपके सामने बिल्कुल क्लियरली विजिबल है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है, जैसा कि टॉपिक है आपका। अब यहाँ पर हाइपोसिक्रीशन किसका? आपके हार्मोन एल्डोस्टेरॉन का। व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन? अब यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं हार्मोन्स के नाम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इसमें कहीं पर भी एल्डोस्टेरॉन का नाम नहीं है। तो फिर एल्डोस्टेरॉन कहां से आ रहा है और क्या फंक्शन है? एल्डोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं उनमें से एक मेन हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज हो रहे हैं उनमें से मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। तो यहाँ उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जो डिजीज हाइपोसिक्रीशन के कारण हमारे सामने है दैट इज एडिसन डिजीज एंड कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन अब इसका सिक्रीशन कम हो रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है? आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए। इसका फंक्शन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। इनका तो रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो ये एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम को, बॉडी से बाहर निकालता है और सोडियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करता है, यूरिन से वापस ब्लड में लेकर आता है। बट अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी में सोडियम एंड क्लोराइड इन दोनों का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम और क्लोराइड ज्यादा हो जाएंगे आपके यूरिन के अंदर, और अगर यूरिन के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में उसमें वाटर का लॉस भी होता है, वाटर भी ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये भी आप याद रखें, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, होम्योस्टेसिस। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स के बैलेंसिंग के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। मिनरल्स का बैलेंस कर रहा है, उनको एक्सीट आउट करके, उनको रीअब्सॉर्ब करके। बट कंडीशन अगर ये है कि वहां पर इसका सिक्रीशन कम है, इसका सिक्रीशन अगर कम है तो सोडियम का क्लोराइड का लॉस ज्यादा होगा, और अगर यूरिन में सोडियम क्लोराइड ज्यादा है तो उस कंडीशन में वाटर का अमाउंट भी ज्यादा होगा। उस कंडीशन में वहां पर वाटर का अमाउंट भी एक्सेस होगा, तो एक्सेस लॉस होगा वाटर का। तो बॉडी में, ब्लड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो हमारे ब्लड में पानी की कमी, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसको डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। इससे हमारा ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ध्यान से सुने, मैं ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इन पॉइंट्स को रटे नहीं कि एडिसन डिजीज में क्या होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। आप रटे नहीं इनको। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको समझें कि जब एडिसन डिजीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि एडिसन डिजीज, बस इतना याद रखें, एडिसन डिजीज हाइपोसिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रीशन के कारण हो रही है। बाकी सिम्टम्स आपको समझ में आने लगेंगे कि जब हाइपोसिक्रीशन हो रहा है एल्डोस्टेरोन का तो ये बॉडी के अंदर सोडियम और क्लोराइड को रिटेन करके रखता है। बट इस कंडीशन में जब हाइपोसिक्रीशन है तो ये ब्लड में ज्यादा, यूरिन के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाएंगे, ब्लड से निकल जाएंगे, और जब इनका एक्सक्रीशन होगा तो वाटर का लॉस भी होगा। उनको बैलेंस करने के लिए जितने ज्यादा मिनरल्स होते हैं उतना ही ज्यादा वाटर होता है। तो ज्यादा अगर बॉडी से वाटर भी लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा। तो ब्लड में वाटर जब कम हो जाएगा तो ब्लड में वाटर कम होने के बाद में ब्लड थिक हो जाएगा, और जब ब्लड थिक हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर में फॉल इन ब्लड प्रेशर, सिंपल सी कंडीशन। मसल्स में वीकनेस आती है, फिर अदर कुछ फंक्शंस जैसे कुछ सिम्टम्स, कंफ्यूजन भी होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख वगैरह नहीं लगती, ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन, और बहुत सीवियर कंडीशन में डेथ भी कॉज हो सकती है इसके अंदर। तो ये सारा सिम्टम्स हैं जो हमने डिस्कस किए। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। यहां पर बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन के कारण क्या हो रहा है? अब हाइपर सिक्रीशन के कारण भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है हाइपर सिक्रीशन के कारण भी। तो हाइपर सिक्रीशन के कारण क्या हो रहा है? सिंपल सा देखो, बिल्कुल वैसा ही पढ़ना है जैसा अभी मैंने आपको बताया।
कंडीशन वही है, टॉपिक वही है, सारी चीजें वही है बिल्कुल। आपको अपने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करने। जो हाइपोसिक्रेशन से हो रहा था वैसा ही कुछ हाइपर सिक्रेशन से होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट। कॉन्सेप्ट्स वही लगाने हैं, क्योंकि यहां पर भी क्या है, वही हार्मोन्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और आपके सेक्स हार्मोन्स है। तो इनके हाइपर सिक्रेशन के कारण क्या होगा, ये बहुत सिंपल आपको पता है कि अगर किसी के अंदर, किसी भी पर्सन में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा हो, किसी भी पर्सन में अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या होगा। जैसे अब मैं यहाँ डिजीज को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जो डिजीज है इन सबको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इनको हटा देता हूं एक बार के लिए। चले मैं बात करता हूं, अगर यहां पर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा हो तो क्या होगा, आपके सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जब सोडियम और क्लोराइड ज्यादा होंगे तो ब्लड में वाटर का अमाउंट भी ज्यादा होगा। जब आपके ब्लड में सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो वाटर भी ज्यादा। अभी मैंने कहा जहां पर मिनरल्स ज्यादा होंगे उसको बैलेंस करने के लिए वाटर का अमाउंट भी ज्यादा ही होगा। तो ब्लड में अब सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, तो इस कंडीशन में वाटर का अमाउंट यहां पर ज्यादा है, और वाटर ज्यादा होगा तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लड डाइल्यूट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वहां पर ब्लड के थिक होने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, उसी तरह से यहां पर ब्लड के डाइल्यूट होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो और कुछ करना ही नहीं है ना इसके अंदर। अब अगर आपकी बॉडी में पानी ज्यादा है, आपकी बॉडी में मिनरल्स ज्यादा है, आपकी बॉडी में पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, कभी खाकर देखना नमक ज्यादा, पता चलेगा क्या होता है। मत करना ऐसा, ये तो मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करना आप कि मान लो कभी गलती से आपको भूख लग रही है और कुछ आपका फेवरेट फूड जिसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया और आपने खा लिया, या कभी कुछ आप थोड़ा सा एंगर में है, एंग्री है और नाराज है, और कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने नमक ज्यादा खा लिया। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं टिकटॉक पर आते हैं, तो वो रेड चिली पाउडर या ग्रीन चिली जो है उसको खाते हैं, है ना, रोते रहते हैं, आंसू आते रहते हैं उनके और वो खाते रहते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कोई वीडियो ऐसा कोई बना ले जो नमक खा रहा है, सॉल्ट खा रहा है। तो कंडीशन ऐसी है, अगर कोई सॉल्ट ज्यादा खा लेता है तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड में सॉल्ट ज्यादा होगा। सॉल्ट ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, यूरिनेशन कम होगा, और जब वाटर का अमाउंट ज्यादा है ब्लड के अंदर तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, बॉडी फूली हुई दिखेगी, आपकी सूजन आ जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, फूली हुई दिखेगी, आपका फेस भी थोड़ा सा फूला हुआ दिखेगा, आपके हाथ पैर, आपको खुद को फील होगा कि आपकी बॉडी जो है आज कुछ अजीब सी लग रही है, फूल गई है। एक तो वेट इंक्रीज होता है और एक थोड़ा सा फूल जाता है, तो आपकी बॉडी एक बलून की तरह हो जाएगी, थोड़ा सा फूल जाएगी, सूजन आ जाएगी पूरी बॉडी पर। उसका रीजन ये होगा कि आपने सॉल्ट ज्यादा खाया है। तो चलो मैंने इसको कट नहीं किया, ये ऐसा नहीं है गलत दिखा, तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए इसको। अब आगे बात करते हैं, तो एल्डोस्टेरोन का था कि एल्डोस्टेरोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, हाइपर मतलब इंक्रीज सिक्रेशन, तो इसका सिक्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ये मैंने आपको छोटा सा बताया था। अब इसी तरह से अगर बात करते हैं हम एक और किसी की, तो जैसे यहां पर मान ले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सिक्रेशन की कंडीशन में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वाटर भी ज्यादा होगा और फिर बॉडी फूली हुई दिखेगी आपकी। सिंपल सी चीज है इसके अंदर। और इसी तरह से अगर हम बात करें सेक्स हार्मोन्स की, यहां पर तीसरा हम बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स की। ये सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं और कहां से आ रहे हैं? तो यहां पर बात कर रहे हैं सेक्स हार्मोन्स रिलीज्ड बाय, सेक्स हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, मेल की बॉडी में भी और फीमेल की बॉडी में भी। और ये कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरोन।
ये इमेज जो आपके सामने है, इसमें देखें आप, ये पैर है, एक लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, फुट है किसी पर्सन का, और इसमें स्वेलिंग हो रखी है, सूजन आ रखी है। तो यही होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन ज्यादा है तो यहाँ पर 3 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर फीमेल हार्मोन्स, व्हाइल टेस्टोस्टेरोन इज मेल एंड्रोजन हार्मोन। तो ये तीनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में। बट अगर इनका इरेगुलेशन है, अगर मेल के अंदर इन दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो मेल के अंदर फीमेलनेस के कैरेक्टर सिम्टम्स शो हो सकते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एंड फीमेल के अंदर मेल के टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर मेलनेस के कैरेक्टर शो हो सकते हैं, लाइक हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी। तो ये कंडीशंस हो सकती है। तो इरेगुलेशन, गड़बड़ सारे हार्मोन्स का है कि अगर आपके बॉडी में किसी भी हार्मोन का इरेगुलेशन हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीज हो सकती है जो सीवियर भी हो सकती है, डेथ कॉज भी कर सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हाइपर सिक्रेशन के कारण हो रहा है। सिंपल सा, जैसे मैंने बताया आपको, बस अब रीडिंग बाकी रह गई है। जो था सेंट्रल आइडियाज पूरे लिखे हुए का जितना भी यहाँ रिटर्न है, जो गिवन है, उन सब का सेंट्रल आइडिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब सिर्फ इसका ये बस एक बार रीड करके और बताना थोड़ा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड का बॉडी में ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर भी ज्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, और स्टिफनेस आ जाएगी बॉडी में। K+ अब थोड़ा सा एक्सक्रीट आउट होगा, इसका एक्सक्रीशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, कुशिंग डिजीज, सिक्रेशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ पर जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन ज्यादा होता है। यहाँ पर इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन ज्यादा होगा। फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट गेन होगा, और इसको मून फेस डिजीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म, अब देखो एक चीज इसके अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ACTH का नाम है इसके अंदर। ACTH का मीनिंग क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या फंक्शन करता है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहां से आता है? फ्रॉम एडिनल पार्ट, एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी एंड एक्ट ऑन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एडिनल ग्लैंड। तो यहां पर इसका सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबका रिलीज ज्यादा होगा। तो यहां पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों का सिक्रेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हिर्सुटिज्म और एडिनल विरिलिज्म। हिर्सुटिज्म के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है इन फीमेल। तो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी और फेस ऑफ फीमेल, ये फीमेल में हो रहा है। डीपिंग ऑफ वॉइस एंड इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो फीमेल की आवाज भी कुछ भारी हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। गायनेकोमेस्टिया, तो गायनेकोमेस्टिया जब फीमेल हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हो रहे हैं मेल के अंदर, ये एस्ट्रोजन, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है मेल के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन के अंदर फीमेलनेस के कैरेक्टर शो होंगे मेल के अंदर, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट है एडिमा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ज्यादा सिक्रेशन होगा, Na+ वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा, K+ बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और बॉडी को पैरालिसिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जो भी फीलिंग होती है, जो भी फील होता है, आप जो भी कुछ टच करते हैं और आपको फील होता है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम कर रहे हैं आपके न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स जो पास करते हैं आगे, जो इंफॉर्मेशन को, जो भी स्टिमुलेशंस है उनको आगे ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम एंड पोटेशियम का। अगर इनका डिसबैलेंस होता है तो ये काम बंद हो जाएगा और न्यूरॉन्स अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। तो स्टॉप हो जाएगी फंक्शनिंग मसल्स की भी और न्यूरॉन्स की भी। तो ये सारा यहाँ पर डिजीज जो कॉज हो रही थी हाइपर सिक्रेशन के कारण, एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उनके हाइपर सिक्रेशन कारण जो डिजीज कॉज हो रही थी, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नाउ एंडोक्राइन सिस्टम। द टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम तो चल ही रहा है वैसे भी, बट यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ आपको ये क्यों मैं लेकर आया हूँ इसको। एक्चुअली में जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर और दिस टॉपिक।
तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बस 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर हेड, ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हेड के अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के अंदर ही। तीनों आसपास ही होती है, उनकी लोकेशन हम देख चुके हैं। उसके बाद में मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड के साथ में प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड ऑन दी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, मेल एंड फीमेल, बोथ इन मेल एंड फीमेल। उसके बाद में थाइमस ग्लैंड दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल के अंदर भी है। देन पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कंसीडर्ड एज मेक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। देन एड्रिनल ग्लैंड जो अभी डिस्कस की है, दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट गॉनेड्स, यहां पर अब थोड़ा सा चेंज है, यहां पर अब थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? गॉनेड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज प्रेजेंट है, बट टेस्टिस प्रेजेंट, टेस्टिकल्स प्रेजेंट ओनली इन मेल, नॉट इन फीमेल, बट इन फीमेल ओवरीज आर प्रेजेंट। तो यहां पर दोनों का फंक्शन क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसके अंदर ही दोनों ही इन्वॉल्व है। मेल गैमेट्स आर स्पर्म formed in testis and female gametes are eggs which are formed in ovaries। तो ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज भी यही कर रही है। सिमिलरली टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है मेल गैमेट्स स्पर्म का, और जो मेल एंड्रोजन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका रिलीज भी टेस्टिकल्स ही कर रहे हैं। सिंपल सा यहाँ पर एक डायग्राम मोड दे रखा है, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यूट्रस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये यूट्रस है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द यूट्रस रीजन, और यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ये भी प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। सिंपल सा था ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ग्लैंड पर, गॉनेड्स। हम बात करेंगे आज गॉनेड्स की। गॉनेड्स क्या कर रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, उसकी बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको करते हैं, उसके बाद थैंक यू बोलेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर टेस्टिस, सिंगल पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिमिलरली सिंगल पेयर ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं टेस्टिस और ओवरीज की, तो होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ऑल यू नो पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस है सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, होता क्या है, और उसके बाद में प्रेजेंट है गॉनेड्स। तो यहां पर फंक्शन कैसी है, फंक्शनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि आपके सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। उस हार्मोन का नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पर एक हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, दैट हार्मोन इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जा रहा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस इज रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके कारण अब पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा। इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, दैट हार्मोन इज ICSH, interstitial cell stimulating hormone, also known as GnH, gonadotropin hormone। तो ICSH interstitial cell stimulating hormone और gonadotropin hormone, ये hormones, these hormones are of two types। इसमें दो टाइप के hormones होते हैं, LH and FSH। LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone। तो यहाँ पर LH भी है और FSH। देखो ध्यान से समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको यहां समझ लिया तो जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे
तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि वहां पर भी दो टॉपिक आपको मिलेंगे, एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स, या फिर एक टॉपिक आपको मिल सकता है, उसका नाम ये हो सकता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये मेल में भी मिलेगा और फीमेल में भी मिलेगा। नेम ऑफ टॉपिक इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस जो हो रहा है उसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है, कौन से हार्मोन से जो गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर उसको यहां समझ लेते हैं आप तो वहां पर आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। चले बात करते हैं आगे। तो यहां पर गॉनेट्स हैं, तो हम बात कर रहे हैं अभी LH और FSH की। क्या काम है LH और FSH का, तो यहां पर जब हम लिख रहे हैं गॉनेट्स, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। गॉनेट्स, मेल के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरीज। तो ये जो हार्मोन्स हैं LH एंड FSH, दे एक्ट ऑन बोथ टेस्टिस एंड ओवरी एंड प्रेजेंट इन बोथ। अब जब दोनों पर एक्ट कर रहे हैं इसका मतलब प्रेजेंट भी दोनों में होगा, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, सिंपल सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर LH और FSH ये दोनों ही हार्मोन्स ओवरी पर भी काम करते हैं और सिमिलरली टेस्टिस पर भी काम करते हैं। मतलब LH और FSH, यहाँ जो लिस्ट चल रही है, ये ऊपर से जो सिक्रेशन चल रहा है GnHRH जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, ये मेल और फीमेल दोनों में है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड भी दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी। और इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कह रहे हैं, ये भी दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी और फीमेल में भी प्रेजेंट है। और इससे जो हार्मोन्स, जो दो टाइप के हार्मोन्स है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो दोनों में काम कर रहा है। LH FSH टेस्टिस पर भी अपना फंक्शन कर रहा है, ओवरीज में भी अपना फंक्शन ये कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को शो कर रहे हैं। अब इनके फंक्शंस है क्या, LH और FSH के फंक्शंस क्या है? सिंपल सा अगर हम बात कर रहे हैं LH और FSH के फंक्शंस की, तो यहां पर एक छोटी सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर टेस्टिस के ऊपर LH और FSH के दो अलग अलग फंक्शन है, मैं यहां पर बताऊंगा इसको, वहां उसको डिस्कस अब नहीं करेंगे। चलें इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहां पर टेस्टिस में LH का फंक्शन ये एक्ट करता है, इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। LH एक्ट करता है, LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स पर अपना फंक्शन करता है, अपनी एक्टिविटी करता है। लेडिक सेल्स आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जहां पर स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। और these cells are responsible for the secretion of male androgen hormone testosterone। ये लेडिक सेल्स रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन। तो आप ये समझें कि एक एज के बाद में, जैसे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं, जैसे मुस्टेचेस, डीपिंग ऑफ वॉइस, हेयर्स ऑन बॉडी, तो ये सारा। उसके अलावा साथ में गैमेटोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है कि 10-12 साल की एज में, 14 साल की, 14 ईयर की एज में, या 12 या 10 की एज में मेल के अंदर GnRH, ये जो GnRH है, ये GnRH रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। कहां जा रहा है? पिट्यूटरी पर। तो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है LH एंड FSH। कहां जा रहे हैं? टेस्टिस पर। अब टेस्टिस, अब ये LH और FSH दोनों जा रहे हैं। अभी एक्टिविटी बात कर रहा हूं मैं LH की। तो LH जब लेडिक सेल्स पर जाएगा, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, जैसे लेडिक सेल्स पर जाएगा, लेडिक सेल्स रिलीज करेगी टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का शो कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन करेगा। और गैमेटोजेनेसिस भी करेगा, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस भी इंक्लूडिंग है। तो यहां पर मेल के अंदर अब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये आपको पता चल गया। दूसरा, अब FSH का फंक्शन क्या है? यहां मैंने दोनों की बात की, LH एंड FSH। तो यहां पर प्रेजेंट होती है FSH के साथ में, जब FSH अपनी एक्टिविटी कर रहा है तो वहां पर मेल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का नाम मैंने लिया था अभी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के पास अंदर प्रेजेंट होती है
सर्टोली सेल्स। ये अपनी फंक्शनिंग करता है सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स, ये इसको मैं हटा नहीं सकता, ये पूरा ही हट गया, चलो कोई नहीं, मैं इसको अगेन सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स पर एफएसएच अपनी एक्टिविटी कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्पर्म का हेड एम्बेड रहता है सर्टोली सेल्स में। तो सर्टोली सेल्स उसके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको नरिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम सर्टोली सेल्स का है। नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये सारा सर्टोली सेल्स के अंदर हो रहा है। और कौन कर रहा है? एफएसएच के कारण। तो सिंपल सा मेल के अंदर किस तरह से ये काम हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर भी एलएच है और फीमेल के अंदर भी एफएसएच है। तो ये एलएच जब यहां से रिलीज होकर जाता है फीमेल ओवरीज के ऊपर, तो ओवरीज के पास में प्रेजेंट है, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। एलएच जब रिलीज हो रहा है ओवरीज पर जा रहा है और ओवरीज में प्रेजेंट है फॉलिकल्स, यहां पर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। फॉलिकल्स रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को, यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है। एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो यहां पर फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो ये सारा जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन सब के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ये काम करेगा। अब उसके अलावा एक चीज और, जब आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस एक टाइम पर ग्रोथ फेज के बाद में स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं होता। 3 स्टेजेस होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो ग्रोथ फेज के बाद में वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं चलता। डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 की डिप्लोटिन स्टेज, डिप्लोटिन नाम से चल रहा है वैसे भी, अगर आपको पता है तो, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर है, मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट एंड डिप्लोटिन। तो वहां पर ये रुक गया है। ये रिज्यूम कब होगा? जब एस्ट्रोजन का रिलीज होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा और फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन होना भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले नहीं हो रहा था, अब स्टार्ट होगा। और उसके बाद में एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है उस एग के मैच्योरेशन के लिए। वो जो फॉलिकल्स है, उस फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए ये एफएसएच रिस्पॉन्सिबल। नाम यही है ना इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट्स करता है। फॉलिकल जब स्टिमुलेट होंगे तो उससे फॉलिकल्स मैच्योर होगा। तो सिंपल से ये कह सकते हैं, वहां पर अगर आपको नाम याद हो तो एक फॉलिकल बनता है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए, या फिर एक मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा काम कर रहा है। उसके अलावा यहां पर रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि देखो कंडीशन कुछ ऐसी है कि जब एफएसएच यहां पर रिलीज होगा, फॉलिकल मैच्योर होगा, तो उससे एग बाहर रिलीज हो जाएगा, पीछे कुछ स्ट्रक्चर बच जाएगी, इसको जो फॉलिकल्स बच गए वो फॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है, और प्रोजेस्टेरोन जब वो रिलीज करेगा तो प्रोजेस्टेरोन आगे एंडोमेट्रियम, यहां पर यूट्रस में एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसको होल्ड करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन का भी रिलीज करता है, एक हार्मोन जो रिलीज हो रहा है फीमेल के अंदर, उसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ये ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड रिलीज होता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ही रिलीज होता है। तो सिंपल सी कंडीशन है। रिलैक्सिन क्या काम कर रहा है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो कौन कौन से हार्मोन्स फीमेल में रिलीज हो रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था। कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम वर्ड इज यूज्ड फॉर येलो कलर। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का होता है, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस तरह से ये फीमेल के अंदर गॉनेट्स अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और भी बहुत सारे फंक्शन जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में फॉलिकल्स बन जाएंगे, फॉलिकल्स
बस्ट होंगे, फॉलिकल बस्ट करने के लिए भी एलएच रिस्पॉन्सिबल है। एक फीमेल के अंदर जब फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है तो उसके मैच्योरेशन के लिए एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है, बट वो फॉलिकल बस्ट होता है एक टाइम पर। जब वो बस्ट होना होगा, जब बस्ट होना वैसे जरूरी है, कंपलसरी है, तो बस्ट होगा उसके बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो उसको बस्ट करने के लिए भी एलएच जरूरी है। तो जिस दिन एलएच का सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, उसी दिन वो फॉलिकल बस्ट होता है। और जनरली वो 14th और 15th डे होता है एट दी मेस्ट्रुअल साइकिल के 14th और 15th डे, 13 14th डे ये एलएच सर्ज जिसको बोलते हैं, एलएच का सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है और रप्चर हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देता है और एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से एग निकलता है और यहाँ आ जाता है एट द जंक्शन ऑफ स्थमस एंड एम्पुला। और ये यहाँ पर वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म आते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नहीं तो डिस्कार्ड हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा बॉडी के अंदर कुछ टाइम के बाद में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट किया। एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स थी, जो भी हार्मोन्स थे, जो भी स्ट्रक्चर्स थे, उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।